Hi all. So let us start with time of supply of goods that are taxable under reverse charge. तो फ्रेंड्स हम सभी को पता है कि रिवर्स चार्ज के केस में टैक्स कौन पे करता है? बायर खुद पे करता है डायरेक्टली गवर्नमेंट को. नॉर्मल केस में यानी फॉरवर्ड चार्ज के केस में क्या होता है? बायर सप्लायर को टैक्स पे करता है और सप्लायर गवर्नमेंट को पे करता है. लेकिन रिवर्स चार्ज के केस में बायर सप्लायर को केवल बेसिक वैल्यू पे करता है और जो टैक्स का अमाउंट होता है वो किसको पे करता है? गवर्नमेंट को पे करता है. ठीक है. तो रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सच गुड्स विल बी द अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स. ठीक है. डेट ऑन विच द गुड्स आर रिसीव्ड और डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट और date on which the same is debited in the bank account or date immediately following 30 days from the date of issue of invoice by the supplier. ठीक है. तो क्या बोला है? डेट ऑन विच द गुड्स आर रिसीव्ड. जो रेसिपिएंट ऑफ गुड्स है उसको मान लीजिए गुड्स रिसीव हुए 1 जनवरी को. डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट. मान लीजिए उसने जो पेमेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड किया था? मान लेते हैं 31 दिसंबर को. डेट ऑन विच द सेम इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट. मान लेते हैं उसने बैंक से पेमेंट किया ही नहीं है. कैसे किया है? कैश में पेमेंट किया है और कैश में जो उसने पेमेंट किया वो कर दिया था 31 दिसंबर को और कैश में पेमेंट करके उसने क्या किया? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस पेमेंट को रिकॉर्ड कर दिया. तो बैंक अकाउंट के थ्रू तो पेमेंट हुआ ही नहीं है, तो यहां पे कोई डेट नहीं आएगी. डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर. मान लेते हैं सप्लायर ने इनवॉइस इश्यू किया था 30 नवंबर को. ठीक है. 30 नवंबर को सप्लायर ने इनवॉइस इश्यू कर दिया था. क्या बोला है? डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज. मतलब इसमें क्या करेंगे? प्लस 30 days which will approximately come to 1 दिसंबर से गिने तो 30 दिसंबर आएगा. ठीक है. तो विच एवर इज अर्लियर विल कम टू 30th दिसंबर एंड 30th दिसंबर विल बी आवर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज. फाइन. ठीक है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मान लेते हैं गुड्स रिसीव हुए थे 1 जनवरी को. पेमेंट रिकॉर्ड हुआ था 31 दिसंबर को. लेकिन इनवॉइस जो इशू हुआ वो इनवॉइस इशू हुआ था 15 जनवरी को. ठीक है. तो टाइम ऑफ सप्लाई को कौन सा होगा? टाइम ऑफ सप्लाई इज द अर्लियर ऑफ द following, that is earlier of date on which goods are received or date on which payment is recorded in the books of account of the recipient. किसके बुक में रिकॉर्ड होगा? रेसिपिएंट के बुक में. जब रेसिपिएंट पेमेंट करेगा तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा. ठीक है. और द डेट ऑन विच द सेम इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट. मतलब सेम मतलब और डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट और 30 days following the date of issue of invoice by the supplier, whichever is earlier करेंगे तो जो भी डेट आएगी which in our case is 31st December, it will be our time of supply. Fine. If it is not possible to determine the time of supply by using these parameters, मतलब इनमें से आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, जो कि बहुत ही रेयर केस में होगा. ठीक है. तो when the time of supply will be the date of entry of goods in the books of account of the recipient. मतलब अगर आपके पास ऊपर चारों में से यानी गुड्स रिसिप्ट की भी डेट नहीं है, पेमेंट की भी डेट नहीं है ना, इनवॉइस इशू करने की भी डेट नहीं है कि सप्लायर ने कब इनवॉइस इशू किया था, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इट विल बी डेट ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट. रेसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब भी परचेज रिकॉर्ड करेगा उसको क्या, उस डेट को क्या मान लिया जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई. फाइन. तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये बहुत ही रेयर केस में होगा. फाइन. हमारे पास इनमें से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो होगी ही. सो एक एग्जांपल देखते हैं. डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर इज 31 अक्टूबर. डेट ऑफ इनवॉइस इज 31 अक्टूबर, जिसमें क्या करेंगे हम? 30 days add which comes to
30th नवंबर। गुड्स कब रिमूव हुए? 31 अक्टूबर। रिमूवल की डेट हमारे लिए किसी काम की नहीं है। रिसिप्ट कब हुए? ये डेट हमारे लिए काम की है। क्यों? यहां पे लिखा है ना डेट ऑन विच द गुड्स आर रिसीव्ड, तो वो डेट कौन सी है? 20th नवंबर। पेमेंट बाय रेसिपिएंट, रेसिपिएंट ने पेमेंट कब किया? वो इस केस में हमारे काम का है, 30 नवंबर को उसने पेमेंट किया। ठीक है ना, यहां पे दिया है ना डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट और रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो डेट ऑफ पेमेंट इज 30th नवंबर। सो विच एवर इज अर्लियर, हम किसका कंपेयर करेंगे? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब 30 नवंबर, 31 अक्टूबर में 30 डेज प्लस किया फ्रेंड्स मैंने, उससे क्या आया? 30 नवंबर और रिसिप्ट ऑफ गुड्स की डेट और पेमेंट की डेट, विच एवर इज अर्लियर, विच कम्स टू 20th नवंबर 2017। नेक्स्ट, डेट ऑफ इनवॉइस इज 31st अक्टूबर, तो वापस क्या होगा? 30th नवंबर, 30 डेज ऐड करेंगे तो रिमूवल हमारे लिए काम का नहीं है। रिसिप्ट 20th नवंबर एंड पेमेंट बाय रेसिपिएंट इज 5th नवंबर। So 5th November 2017 would be time of supply. No payment made for supply. So date of invoice issued by the supplier is 31st October. Receipt of goods is on 5th Jan. So whichever is earlier comes to, sorry, इसमें 30 डेज ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 30 नवंबर। और रिसिप्ट कब हुए गुड्स? आफ्टर 30 डेज रिसीव हुए, तो 30 नवंबर क्या होगा हमारा? टाइम ऑफ सप्लाई। फाइन, 30 नवंबर और 5th जन विच एवर इज अर्लियर कम्स टू 30th नवंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। सप्लायर रिसीव्स द गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू ब्रिज एंड कंपनी 30 days from the date of issuance of invoice elapsed on 3rd June। ठीक है, May 4 को क्या किया? गुड्स सप्लाई किए, तो 30 डेज कब कंप्लीट होते हैं? जून 3rd को। May 12 को क्या हुआ? ब्रिज एंड कंपनी रिसीव्स द गुड्स। May 30 को ब्रिज एंड कंपनी ने क्या किया? पेमेंट। सो विच एवर इज अर्लियर कम्स टू हियर। May 12 will be the time of supply, being the earliest of 3 stipulated dates, namely receipt of goods, date of payment and date immediately following 30 days of the issuance of invoice. Here the date of invoice is relevant only for calculating the 30 days from that date. ठीक है, so earlier of the three comes to May 12, क्योंकि May 4 में तो क्या करेंगे हम? 30 days add करेंगे which comes to 3rd June. Fine. Next example. May 4, supplier invoices the goods taxable on reverse charge basis to Pillar and Company. 30 days complete on 30 June, 3rd June sorry. June 12 को क्या हुआ? गुड्स रिसीव हुए। जुलाई 3 को क्या हुआ? पेमेंट हो गया। ठीक है, सो हियर June 4, that is 31st day from the date of supplier's invoice will be the time of supply, है ना? June 4, क्योंकि June 3 को क्या हुआ? 30 डेज खत्म हुए, so June 4 को 31st day होगा, and that will be the time of supply being the earliest of 3 stipulated dates, namely receipt of goods, date of payment and date immediately following 30 days of issuance of invoice as per section 12 subsection 3. Fine, तो ये था time of supply in case of reverse charge, time of supply of goods in case of reverse charge. Now let's learn time of supply in case of vouchers. अब फ्रेंड्स ये वाउचर्स क्या चीज होती है? मान लीजिए आप ब्रांड फैक्ट्री में गए या डी मार्ट में गए, ठीक है, तो वहां पे एक ऑफर है कि अगर आप 5,000 से ज्यादा की शॉपिंग करते हो तो आपको 500 रुपीज का वाउचर फ्री मिलेगा, जिसको आप नेक्स्ट 2 मंथ्स में क्या कर सकते हो? यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है वहां पे ऑफर। अब आपने 5,000 की शॉपिंग की और आपको क्या मिला? एक वाउचर मिला 500 का, जिस वाउचर से आप नेक्स्ट 2 मंथ्स में डीमार्ट का कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। ठीक है, या फिर अगर ब्रांड फैक्ट्री गए तो ब्रांड फैक्ट्री का कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। फाइन। अब वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन ये कहता है, इफ द सप्लाई दैट इज कवर्ड बाय द वाउचर इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, देन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब जब आपको वाउचर इश्यू किया गया,
आप कहां गए थे, डीमार्ट में, आपको वाउचर इशू किया और उस दिन पता है कि आप इस वाउचर से क्या खरीदोगे, ठीक है, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर आपको नहीं पता है या फिर जिसने वाउचर इशू किया उसको नहीं पता है कि इस वाउचर का यूज किस गुड्स के अगेंस्ट हो सकता है, तो डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब जिस दिन आप वाउचर को यूज करोगे, रिडीम करोगे, उस डेट को क्या मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। अब फ्रेंड्स, अगर आप डीमार्ट से आपको वाउचर मिलता है, ठीक है, तो डीमार्ट में तो एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, जिसके क्या है, अलग अलग रेट्स हैं, ठीक है। तो आपको पता नहीं है, खुद को नहीं पता है कि आप 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जब इस वाउचर को यूज करने आओगे तो आप क्या खरीदोगे। फाइन, डीमार्ट को भी नहीं पता होगा, क्योंकि उस वाउचर से क्या खरीद सकते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, है ना। 500 रुपीज का वाउचर है तो 500 रुपए के अंदर जो भी आएगा आप कुछ भी खरीद सकते हो, और जितने जो भी गुड्स है उनके क्या है, अलग अलग रेट। तो टैक्स लायबिलिटी कैसे पता पड़ेगी कि टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी। 500 रुपए पे आप ऐसा भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो कि जिसपे 18% लगता है, 500 रुपए के आप ऐसे भी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो कि जिसपे 5% लगता है। तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर के दिन आपको नहीं पता है, और वाउचर इश्यूअर जिसने वाउचर इश्यू किया है यानी कि डी मार्ट, उसको भी नहीं पता है कि इस वाउचर का यूज कौन से प्रोडक्ट के लिए होगा, ठीक है। तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, जिस दिन आप वाउचर रिडीम करोगे। मान लीजिए 1 जन को वाउचर इश्यू हुआ और 15 फेब को आप डीमार्ट वापस गए वाउचर रिडीम करने के लिए, ठीक है। आपको कुछ खरीदना था, आपने सोचा वाउचर है, चलो जाके खरीद के आते हैं। तो आपने वाउचर रिडीम किया, तब पता पड़ा कि 500 रुपीज में आपने 300 रुपीज के कुछ ऐसे प्रोडक्ट खरीदे जिसपे 5% रेट लगता है, और 200 रुपीज के ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदे जिसपे 18% रेट लगता है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि रिडेम्पशन ऑफ वाउचर का जो डे है 15 फेब, उस डेट को क्या मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। ये हुआ एक एग्जांपल। मान लीजिए आप गए थे ब्रांड फैक्ट्री, और ब्रांड फैक्ट्री में एक ऑफर थी कि 5000 से ज्यादा की खरीदी करोगे तो आपको 500 रुपीज का वाउचर फ्री मिलेगा, जिसको आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर रिडीम। लेकिन वो वाउचर सभी गुड्स के सामने यूज नहीं हो सकता। आपको उस जो वाउचर मिला है 500 रुपीज का, उसको केवल किसकी परचेज के लिए यूज करना है, केवल क्लोथ्स की परचेज के लिए, ठीक है। तो क्या ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर हमें पता है कि ये वाउचर किस के लिए यूज होने वाला है, कौन से प्रोडक्ट के लिए यूज होने वाला है। हाँ, बिल्कुल पता है कि आप इसको किसके लिए यूज करोगे, केवल क्लोथ्स के लिए, ठीक है। तो इस वाउचर के केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि इश्यू ऑफ वाउचर के दिन पता है कि इस वाउचर से कौन सा प्रोडक्ट परचेज होने वाला है। लेकिन डीमार्ट वाले केस में क्या था, 500 वाले वाउचर से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते थे, जिसमें हमको जीएसटी रेट ही नहीं पता था कि जो आप प्रोडक्ट खरीदोगे 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जब आप वाउचर रिडीम करोगे तो आप कौन से प्रोडक्ट्स खरीदने वाले और उस पर रेट कौन सा लगेगा। जबकि ब्रांड फैक्ट्री वाले केस में तो पता है कि क्लोथ्स खरीदेगा, और क्लोथ्स का 500 रुपीज का क्लोथ्स खरीदेगा तो उस पर जो क्लोथ का जो जीएसटी रेट लगता है वो लगेगा। तो टैक्स लायबिलिटी 500 रुपए पे कितनी बनेगी वो आप असरटेन कर सकते हो। मान लेते हैं क्लोथ्स पे लगता है 5% जीएसटी, तो 500 रुपए पे 5% 25 रुपीज जीएसटी लायबिलिटी बनती है। ये हमें किस दिन पता है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर के दिन। तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर के दिन अगर आपको टैक्स लायबिलिटी पता है तो आप क्या करोगे, उसी दिन को टाइम ऑफ सप्लाई मानोगे एज पर द प्रोविजन। अगर डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर के दिन नहीं पता है आपको कि कौन से रेट के प्रोडक्ट्स बिकने वाले हैं, टैक्स लायबिलिटी असर्टेन नहीं कर पा रहे हो, तो जिस दिन वाउचर रिडीम होगा उस दिन को क्या मानेंगे हम, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। एक्मे सेल्स लिमिटेड सेल्स फूड कूपन्स टू अ कंपनी। द कंपनी गिव्स दिस कूपन्स टू इट्स एम्प्लॉइज। एक्मे सेल्स लिमिटेड है, उसने फूड कूपन्स दिए कंपनी को, कंपनी ने फूड कूपन्स दिए अपने एम्प्लॉइज को एज अ पार्ट ऑफ द अग्रीड परक्विजिट्स। The coupons can be redeemed for purchase of any food item / provisions in the outlets। जो एक्मे सेल के जो भी प्रोविजन स्टोर्स है वहां पे जो भी फूड आइटम्स मिलते हैं, है ना, या जो भी प्रोविजन स्टोर के आइटम्स मिलते हैं उनमें से आप कुछ भी खरीद सकते हो यूजिंग दिस फूड कूपन्स, ठीक है। That are the part of the program. As the supply against which the coupon will be redeemed is not known। जिस दिन कूपन इशू हुआ उस दिन इस कूपन का यूज किन प्रोडक्ट्स के सामने होगा, यानी किस फूड आइटम के सामने होगा, ये नहीं पता है। तो क्या टैक्स लायबिलिटी असर्टेन कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं और सबके क्या है, जीएसटी रेट अलग अलग है।
ठीक है, as the supply against which coupon will be redeemed is not known on the date of sale of coupon, the time of supply of coupon will be the date on which the employee redeems it against the food. जिस दिन redeem होगा ये वाउचर, उस डे को क्या माना जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है फ्रेंड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ कूपन विल बी द डेट ऑन विच एम्प्लॉय रिडीम्स इट अगेंस्ट फूड. With each purchase of large pizza, next example है, during the Christmas week from Perfect Pizza, one can buy a voucher for 20 which will be redeemable till 5th Jan for a small pizza. क्या मिल रहा है? वाउचर. और वाउचर के अगेंस्ट आप क्या खरीदने वाले हो वो भी स्पेसिफाई है कि इस वाउचर को केवल पिज्जा के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है. जब आप स्मॉल पिज्जा बाय करोगे तो उसके अगेंस्ट इस वाउचर को यूज किया जा सकता है. तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर के दिन हमें पता है कि वाउचर किसके लिए यूज होने वाला है. ऑब्वियसली पता है किसके लिए यूज होने वाला है, पिज्जा के लिए. तो पिज्जा पे जो जीएसटी रेट लगता है वो हमें पता है. ठीक है, तो हम टैक्स लायबिलिटी असरटेन कर सकते हैं. सो इन दिस केस, एज द सप्लाई अगेंस्ट विच द वाउचर विल बी रिडीम्ड इज नोन on the date of issue of the voucher, the time of supply is the date of issue of voucher. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, सिंपल. अब पढ़ते हैं रेसिडुअल केसेस. रेसिडुअल केसेस मतलब इफ यू आर नॉट कवर्ड बाय एनी ऑफ द प्रोविजंस अबव, मतलब आप कंटिन्यूअस सप्लाई में भी नहीं हो, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे भी आपका ट्रांजैक्शन नहीं है, कवर नहीं हो रहा है. ठीक है, जो नॉर्मल केस था उसमें भी कवर नहीं हो रहा है, रिवर्स चार्ज में भी कवर नहीं हो रहा है, वाउचर में भी कवर नहीं हो रहा है. ठीक है, या फिर इनमें से आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, जब आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इफ द सिचुएशन इज नॉट कवर्ड बाय एनी ऑफ द प्रोविजंस डिस्कस्ड अबव, द टाइम ऑफ सप्लाई इज फिक्स्ड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 12 इन द फॉलोइंग मैनर, दैट इज ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ द पीरियोडिकल रिटर्न और इन एनी अदर केस डेट ऑन विच जीएसटी इज पेड. गवर्नमेंट कहती है कि ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ द पीरियोडिकल रिटर्न. मान लीजिए जनवरी में ट्रांजैक्शन हुआ है लेकिन आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इनवॉइस डेट नहीं है, गुड्स कब रिसीव हुए वो डेट नहीं है, रिमूव कब हुए ये भी नहीं पता है ना. हो नहीं सकता है, बहुत रेयर केसेस में होगा ये सब चीजें. ठीक है, लेकिन तो उस केस में गवर्नमेंट क्या कहती है, जो आपकी ड्यू डेट है ना रिटर्न फाइलिंग की, वो डेट या फिर जिस दिन आपने जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया वो डेट, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है. नेक्स्ट इज एनहेंसमेंट इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस एटसेट्रा फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन. मान लीजिए आपने किसी को 10 लाख रुपए के गुड सप्लाई किए और आपका पेमेंट टर्म्स है 2 मंथ्स. अगर 2 महीने से लेट पेमेंट आया तो पेमेंट कंडीशन ये कहती है कि आपको 2% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पर मंथ. ठीक है, पेमेंट कंडीशन क्या है, 2 महीने में पे करो, नहीं पे करोगे तो पर मंथ 2% क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन. ठीक है, पेमेंट में डिले करोगे तो 2% पर मंथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो 10 लाख का 2% कम्स टू 20,000 रुपीज. तो मान लेते हैं कि 2 महीने में पेमेंट करना था लेकिन पेमेंट कब आया, 3 महीने बाद. तो 3 महीने बाद आया मतलब उसने 1 महीना डिले किया, तो 10 लाख पे 2% लगेगा, दैट इज 20,000 रुपीज. अभी जो 20,000 रुपीज मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, यानी इस इंटरेस्ट पे जो जीएसटी लगेगा वो जीएसटी हमें गवर्नमेंट को कब पे करना है, वो कौन बताएगा हमें, ये प्रोविजन. सो द प्रोविजन सिंपली सेज दैट the date of payment of interest is considered as time of supply. जिस दिन आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ठीक है, तो उस इंटरेस्ट का जो जीएसटी बना वो आपको गवर्नमेंट को उस मंथ का जो रिटर्न फाइलिंग डेट होगा, मतलब नेक्स्ट मंथ की 20 से पहले या 20 तक आपको क्या करना है, उसका टैक्स पे कर देना है. फाइन फ्रेंड्स, तो क्या है इस केस में, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ लेट फीस will be considered as time of supply. Let's read it. Enhancement in value on account of interest. Section 12 subsection 6 prescribes that the time of supply in case of addition in value by way of interest, late fees, penalty for
for delayed payment of consideration for goods is the date on which the supplier receives such addition in value. For example, Radha Traders sold goods to Shyam Sales on 6 June. 6 June को goods sell हुए with a condition that interest at 2% per month will be charged if Shyam Sales fail to make payment within 15 days. 15 दिन में पेमेंट नहीं किया तो 2% इंटरेस्ट लगेगा पर मंथ. Goods will be delivered as also the invoice was issued on 6th June. Shyam Sales paid the consideration on 6th July. ठीक है, 6 जून को गुड सेल किए, 15 दिन में पेमेंट करना था, लेकिन श्याम सेल्स ने कब किया? 6 जुलाई को, एक महीने बाद पेमेंट किया, along with applicable interest. So time of supply for goods sold is the date of issue of invoice. तो जो गुड्स बेचे उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच कम्स टू 6th जून एंड द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडिशन इन वैल्यू. एडिशन इन वैल्यू मतलब जो इंटरेस्ट आपने चार्ज किया बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इज द डेट व्हेन सच एडिशन इन वैल्यू इज रिसीव्ड बाय राधे ट्रेडर्स, दैट इज 6 जुलाई. इंटरेस्ट कब मिला? पेमेंट के साथ इंटरेस्ट कब मिला? 6 जुलाई को. तो 6 जुलाई को जब आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो 6 जुलाई वुड बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई. गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा हुआ? 6 जून, क्योंकि इनवॉइस इश्यू हो गया था. गुड्स के लिए हम प्रोविजन पढ़ चुके हैं, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इश्यूड. लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 वुड कम टू 6th जून ओनली, क्योंकि 6th जून को ही क्या हुआ था? गुड्स रिमूव हुए थे, एज द गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट इन दिस केस. सो 6th जून वुड बी टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स and 6th July would be time of supply for interest. ठीक है. Next example, Mr. X enters into a contract for supply of goods worth 5 lakh with Mr. Y on 10th April 2018. Such goods are removed with an invoice dated 12th April 2018 on 13th April 2018 for delivery to Mr. वाई. रिमूव कब हुए? 13 अप्रैल को. इनवॉइस कब इश्यू हुआ? 12 अप्रैल को. सो गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 12th अप्रैल. द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिमांडेड द पेमेंट अगेंस्ट सच सप्लाई टू बी मेड विद इन 60 days बियॉन्ड विच अ लेट पेमेंट चार्ज ऑफ 10,000 विल हैव टू बी पेड बाय मिस्टर वाई. अगर 60 दिन से लेट हुआ पेमेंट तो क्या पे करना पड़ेगा? लेट पेमेंट चार्ज ऑफ 10,000. Mr. Y makes the payment of 5 lakh along with late payment fees on 15 July. 15 जुलाई मतलब पेमेंट में क्या किया? डिले. 60 डेज क्रॉस कर दिया. तो 5 लाख गुड्स का पेमेंट तो किया, उसके साथ साथ 10,000 क्या किया उसने? लेट पेमेंट चार्ज. तो लेट पेमेंट चार्ज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 15th जुलाई, जिस दिन आपने लेट पेमेंट चार्ज रिसीव किया. What will be the time of supply in respect of entire amount? So as per section 12 subsection 2, the time of supply in respect of 5 lakh will be the date of issuance of invoice or the last date of issue of invoice as per section 31. So last date of issuance of invoice will be the date of removal, which comes to 13th April, and date of issue of invoice was 12th April. So the time of supply will be 12th April in respect of 5 lakh. 5 lakh के लिए time of supply क्या होगा? 12th April. However, in respect of the time of supply for the amount of 10,000 paid as late payment charges as per section 12 subsection 6 has been stated to be the date on which the supplier receives the addition in value. Here the additional amount of 10,000 is received on 15th July 2018. So the time of supply for this amount will also arise on 15th July 2018. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? फाइन. सो हियर वी आर डन विथ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज.